नमस्कार साथियों, आर ए एस्पिरेंट चैनल में आपका स्वागत है। तो यूपी पीसीएस 2024 और आर ओ जो 2023 का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है, डेट अनाउंस हो गई हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए घटना चक्र पूर्वावलोकन के जितने भी प्रश्न हैं जो आए हुए हैं उनके नोट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 1 है ये। घटना चक्र में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं तो उनको डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर जो टास्क दे रहा हूँ कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अभी इंडियन ज्योग्राफी के जो है 6 टास्क हो चुके हैं। ठीक है, तो उनको आप करते रहिए। इसके अलावा थ्योरीज भी जो हैं जो आप पढ़ सकते हैं वो पढ़िए, किसी भी बुक से, चाहे आपके पास परीक्षावाणी हो या कोई और भी अदर बुक हो, उससे आप थ्योरी पढ़ते रहिए और क्वेश्चंस को लगाते रहिए। ठीक है, तो इसमें मैं आपको जो है हम लोग डिस्कस करेंगे जो नोट्स हैं, जितने भी प्रश्न आए हुए हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी हम लोग पढ़ेंगे, घटना चक्र पूर्वावलोकन। सामान्य परिचय से स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पर मैंने सिर्फ वही क्वेश्चंस के पॉइंट रखे हैं जो जिनसे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा आप अपनी बुक से पढ़ाई करते रहिए, रीडिंग करते रहिए। ठीक है, ओके। तो सामान्य परिचय की अगर हम बात करें तो प्रश्न इससे बना हुआ है कि एरिया के हिसाब से, एरिया से प्रश्न बना है कि भारत का एरिया कितना है। तो 32,87,263 इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। किलोमीटर स्क्वायर यानी 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर भारत का टोटल एरिया है, जो पूरे विश्व के एरिया का 2.4% है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, एरिया के हिसाब से भारत का सातवां सबसे बड़ा देश है भारत। ठीक है, इसके जो पहले के जो 6 देश हैं उनके बारे में आप याद रखिएगा। सबसे जो बड़ा है वो है रशिया, फिर सेकंड नंबर पे कनाडा, फिर यूएसए, चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद आता है भारत का नंबर, भारत 7वें नंबर पर है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार की। प्रश्न पूछा जाता है तो अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, और देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में है। ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है ये जो भारत के जो अक्षांशीय विस्तार पूछा जाता है कि कौन से अक्षांश पर कितने अक्षांश से लेके कितने अक्षांश तक भारत का विस्तार है। जैसे कि अगर बात करें 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, ये आपको याद रखना है। ये भारत का विस्तार है। दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट से लेके उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट, ये दोनों ही उत्तरी अक्षांश हैं, क्योंकि भारत पूरी तरीके से उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी गोलार्ध में है। जैसे कि अभी हमने बात की थी यहाँ पर कि भारत अक्षांश की दृष्टि से किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, अगर देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री पश्चिम में जो है 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का ये विस्तार है। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट जो मैंने यहाँ पे बात की है उत्तरी अक्षांश की, ये मुख्य भूमि पर है। आपको बस इतना याद रखना है कि ये मुख्य भूमि यानी कन्याकुमारी का है। ठीक है, अगर ओवरऑल पूछा जाता है द्वीपों सहित तो 6 डिग्री 45 मिनट है, जो कि ग्रेट निकोबार पे है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं भारत के विस्तार की किलोमीटर में, कि नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट कितना भारत का विस्तार है। तो अगर पूर्व से पश्चिम की बात की जाए तो 2933 किलोमीटर यानी 2933 किलोमीटर का विस्तार है। और उत्तर से दक्षिण की बात की जाए तो 3214 किलोमीटर का विस्तार है। ठीक, ये सभी पॉइंट से इनसे प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आपको इनको याद करना है किसी भी तरीके से। चाहे आप रटें चाहे कुछ भी करें, इनको याद आपको ध्यान में रखना है। ओके, एक प्रश्न था विश्व की जनसंख्या में भारत की हिस्सेदारी कितनी है। तो भारत की हिस्सेदारी जो है 17.5% है। तो टोटल जो विश्व की पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसमें भारत की का जो योगदान है वो 17.5% है। तो 17.5% योगदान जनसंख्या में है, लेकिन भारत के पास जो भूमि है वो सिर्फ 2.4% है पूरे विश्व की। ओके, तो ये दोनों पॉइंट अलग अलग है, याद रखना। भारत के अंतिम बिंदु बहुत पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। सबसे पूर्व में अगर बात की जाए तो अंतिम बिंदु है किबिथु, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो राज्य भी याद रखना है, कभी कभी पूछा जाता है कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी राज्य बताइए। तो अरुणाचल प्रदेश का किबिथु। पश्चिम की अगर हम बात करें तो गुहार मोती गुजरात में है। ओके, इनके राज्य भी याद रखिएगा कौन से राज्य में है। इंदिरा कौल उत्तर में है। लद्दाख, अब लद्दाख आएगा क्योंकि अब जम्मू कश्मीर नहीं आएगा, क्योंकि उसको डिवाइड कर दिया गया है। तो जो उत्तरी एरिया है वो लद्दाख का एरिया है। ओके, तो लद्दाख। और दक्षिण में सबसे दक्षिणी पॉइंट है कन्याकुमारी मुख्य भूमि पर। यहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। अगर मुख्य भूमि पर पूछता है तो कन्याकुमारी है, 8 डिग्री 4 मिनट है। ठीक है,
और अगर आपका ओवरऑल पूछता है द्वीपों सहित, तो सबसे दक्षिण में आपका ग्रेट निकोबार पे मिलेगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, किबिथु और गुहार मोती, ये उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम के भारत के अंतिम बिंदु हैं। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था भारत के गांव के बारे में कि भारत में गांव की जो संख्या है वो कितनी है। अब ये 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार आपको याद रखना है, क्योंकि अभी जो 2022 की जो जनगणना होने वाली थी उसके अभी तक डेटा आए नहीं है। ओके, तो आपको ये याद रखना है 6,40,932 भारत में इस समय गाँव की संख्या है। इससे प्रश्न पूछा गया था। अगर भारत में बात की जाए कि कितने राज्य हैं और कितने यूटीज़ हैं, तो वो भी आप याद रखिएगा। 26 जनवरी 2020 से, ठीक है, 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूटीज़ हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया की आकृति। तो इंडिया की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय आकृति है। ओके, लगभग चतुष्कोणीय है, तो चतुष्कोणीय आकृति कहा जाता है। तो सिंपल आपको याद रखना है, कभी कभी कथन कारण में पूछ सकता है, कथन में पूछ सकता है, या फिर 4-5 ऑप्शन दिए हों उसमें भी पूछ सकता है। एक आपको ये मिल जाएगा कि भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, सही है कि नहीं। ओके, अब अक्षांश की कुछ बात करते हैं, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये पृथ्वी अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अब इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, इसके अलावा विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आप याद रखिएगा, इसी को कहते हैं 0 डिग्री को। ये जो है क्या नाम है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ओके, तो विषुवत रेखा कहें या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहें या भूमध्य रेखा कहें। ठीक है, इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध है, इसके दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है, इसके उत्तर में उत्तरी अक्षांश रेखाएं कही जाती हैं, इसके दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश रेखा कही जाती है, और भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। ये आपको कथन याद रखने हैं इसके अक्षांश रेखा के बारे में कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। अक्षांश रेखा की कुल जो कुल संख्या है वो 179 है। तो 179 अक्षांश रेखाएं हैं, 89 उत्तर में, 89 दक्षिण में और एक भूमध्य रेखा 0 डिग्री। ठीक है, तो ये संख्या भी याद रखिएगा। अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं, यानी कि इन दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है। ओके, जैसे ये 2 अक्षांश रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी आपको समान मिलेगी, तो ये समानांतर रेखा होती हैं, ये भी याद रखिएगा। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो 111 किलोमीटर होती है, ये भी आपको याद रखना है। 111 किलोमीटर है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। ठीक है, अब कुछ देशांतर रेखाओं के बारे में बात करते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा, जहाँ से समय मापा जाता है। ठीक है, इसको प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं, ये आपको याद रखना है। GMT कहते हैं इसको। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्रीनविच रेखा इसको कहा जाता है, और ग्रीनविच लंदन का एक शहर है जहाँ से ये होकर जगह है जहाँ से ये होकर गुजरती है 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, इसके पूर्व की जितनी भी देशांतर रेखा हैं उनको पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं, इसके पश्चिम में जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं उनको पश्चिमी देशांतर रेखा कहते हैं। पूर्व, इस 0 डिग्री से पूर्व की तरफ जब हम चलते हैं तो समय बढ़ता है, पश्चिम की तरफ चलते हैं तो समय घटता है, ये भी सब आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ और पॉइंट हैं, जैसे कि समांतर नहीं होती देशांतर रेखाएं, मतलब 2 देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। क्यों? देखो, इस तरीके की देशांतर रेखा होती हैं, अगर आप देखेंगे तो ध्रुवों की तरफ इन दोनों के बीच की दूरी कम होती है, और विषुवत रेखा की तरफ इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। ठीक है, ध्रुवों की तरफ कम होती चली जाती है, तो इसलिए ये क्या है, समानांतर नहीं होती हैं। ठीक है, तो विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं की मध्य अधिकतम दूरी 111.33 किलोमीटर होती है, और ध्रुवों पर 0 हो जाती है। सबसे कम दूरी, अगर कथन में पूछ दिया जाता है कि देशांतर रेखाओं के मध्य जो दूरी है वो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर घटती है, तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम विषुवत रेखा पे होती है। जैसे जैसे हम लोग ध्रुवों की तरफ जाते हैं, चाहे उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएं चाहे दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएं, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाती है। ये कथन आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं भारत का विस्तार। हाँ, देखो, ये भी याद रखिएगा, भारत का विस्तार आपको उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई ये अगर इंडिया के मैप की बात करें, इस, एक मिनट, ये इंडिया का मैप है। ठीक है, अब बाहर आपको पता ही है कि जो कर्क रेखा है, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये भारत को लगभग आधे भाग में डिवाइड करती है। ठीक है, अब आप तो ये जानते ही होंगे कि 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है,
यानी 23.5 डिग्री उत्तर से लेके 23.5 डिग्री दक्षिण जो अक्षांश रेखा है, यानी जो उस बीच का जो एरिया है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। उसके ऊपर यानी 23.5 डिग्री के ऊपर उपोष्णकटिबंधीय होता है। ठीक है, तो भारत का ये एरिया उपोष्ण में आता है और ये उष्ण में आता है। ठीक है, तो इसी तरीके से भारत का विस्तार अगर अगर कथन में आता है कि भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है, तो बिल्कुल सही है, दोनों कटिबंधों में है। ओके, नेक्स्ट कर्क रेखा की बात करते हैं। तो कर्क रेखा आप जानते हैं ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, उत्तरी अक्षांश रेखा नॉर्थ, अगर यहीं पे लिखा हो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं तो ये गलत है, उसको मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, भारत के 8 राज्यों से होके जाती है, आप सभी को पता है, इनका क्रम याद रखिएगा, पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व। इससे प्रश्न इसी तरीके के बनते हैं और कभी कभी ऐसे भी बनते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ओके, तो गुजरात राजस्थान, ये पश्चिम से पूर्व क्रम है, गुजरात राजस्थान एमपी छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा और मिजोरम। ओके, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, प्रश्न पूछा जाता है। माही नदी के बारे में आप याद रखिएगा, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। ठीक है, नेक्स्ट है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बारे में। इसको भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। और ये जीएमटी जो अभी हमने बात की थी 0 डिग्री देशांतर रेखा जो लंदन से होके जाती है, यहाँ से समय मापा जाता है, उससे 5.5 घंटे आगे है, ये आपको याद रखना है। हालांकि आपको याद होंगे तो ये पॉइंट इससे पूछे जाते हैं। भारत की जो मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है और उन राज्यों में है आपका यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये आपको राज्य के बारे में याद रखना है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं देशांतर रेखाओं के बारे में, जैसे सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती हैं, बिल्कुल करती हैं, सभी करती हैं, इसीलिए इनको महान व्रत, सभी देखो सभी देशांतर रेखाएं जितनी भी हैं वो पृथ्वी को सभी बराबर भागों में बांटती हैं। जैसे कि ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, अगर आप देशांतर रेखा देखेंगे तो ये बिल्कुल इस तरीके से जाती हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये पूरा गोला मतलब पूरी तरीके से जो है काटती है, पूरा एक पृथ्वी को बराबर भागों में बांटती है। कोई भी देशांतर रेखा आप ले लें वो पृथ्वी को बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो इसीलिए सभी देशांतर रेखाओं को महान व्रत कहा जाता है, सभी देशांतर रेखाओं को महान व्रत कहते हैं। ठीक है, अब अक्षांश रेखाओं में भी यही होता है। अक्षांश रेखा में जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, सिर्फ इसको महान व्रत कहते हैं, क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश रेखा ही एक अक्षांश रेखाओं में 0 डिग्री अक्षांश रेखा ऐसी है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो अक्षांश रेखाओं में पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। देशांतर रेखा में बात की जाए तो सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में बांटती हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट अलग अलग हैं, याद रखिएगा। देशांतर रेखाओं के बारे में एक याद रखना, क्योंकि इससे समय आप निकाल सकते हैं किसी भी देश का, और समय निकालने के लिए प्रश्न आते हैं। जैसे कि 1 डिग्री देशांतर रेखा घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, यानी कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 4 मिनट के बराबर होती है। 1 डिग्री से आप दूसरी डिग्री देशांतर रेखा में जाएंगे तो 4 मिनट का समय लगेगा। तो उसी प्रकार 15 डिग्री देशांतर रेखा घूमने में आपको 1 घंटे का समय लगेगा, ये आपको याद रखना है। कभी कभी पूछा जाता है कि अगर क्या नाम है 0 डिग्री देशांतर रेखा पर अगर दिन के 12 बजे हैं तो 10 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर समय क्या होगा, तो वो आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। या 15 डिग्री देशांतर रेखा पर समय क्या होगा, तो वहाँ से 1 घंटे आ गए होगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आपको ये याद रखना है कि 1 डिग्री देशांतर रेखा घूमने में 4 मिनट का समय लगता है और 15 डिग्री देशांतर रेखा घूमने में 1 घंटे का समय लगता है। ओके, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूमती है। तो पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमती है तो जो वो घूमती है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, ये भी टर्म्स याद रखना है, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। ठीक है, अब कैसे, अब देखो यहीं पर आप निकाल सकते हैं कि 2 घंटे का समय कैसे पाया जाता है, अंतर कैसे होता है भाई गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का समय है, कैसे है देखो। अभी हमने इसके देशांतरी विस्तार देखा था 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, ओके, तो अगर इन देशांतर रेखाओं का अगर आप अंतर निकालें तो रफली आपको अंतर मिलेगा 29 डिग्री का। ठीक है, अब 29 डिग्री है
29 डिग्री देशांतर रेखा, 1 डिग्री देशांतर रेखा पे 4 मिनट का अंतर है, 29 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन आप 29 मान के चलिए, 29 डिग्री देशांतर रेखा का अंतर है, ठीक है। अब एक देशांतर रेखा पर 4 मिनट का अंतर होता है, तो अब इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 तो लगभग आपका आएगा 116 मिनट, ठीक है। तो यानी 116 मिनट यानी 2 घंटे के बराबर आ गया। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी स्थान का समय निकाल सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि 1 डिग्री देशांतर रेखा में 4 मिनट का अंतर आता है, ठीक है। और भारत के पूर्वी से लेकर पश्चिम, यानी कि गुजरात पश्चिम में है और अरुणाचल प्रदेश पूर्व में है, दोनों के बीच में स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। ओके। कन्याकुमारी की बात करें तो कन्याकुमारी, जिसको कैप कोमोरिन कहते हैं, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का मिलन बिंदु है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट पर है और भारत के मुख्य भूमि का अंतिम जो है बिंदु है दक्षिण में, ठीक। स्थलीय सीमा की बात करें तो भारत की स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर की है। कहीं कहीं 15,200 किलोमीटर भी लिखा होता है, तो वो भी सही है, आपको एग्जैक्ट नहीं पूछेगा ये। आपको ये याद रखना है कि किन देशों के साथ भारत स्थलीय सीमा साझा करता है। 7 देश हैं जिनके साथ स्थलीय सीमा साझा करता है, उनमें एक बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। इनके क्रम जरूर याद रखिएगा, क्रम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी सबसे ज़्यादा है, कौन सी कम है। अगर सबसे ज़्यादा की बात करें तो 4,096 बांग्लादेश के साथ भारत जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा जो है वो साझा करता है, ठीक है। उसके बाद है चाइना 3488, पाकिस्तान 3323, नेपाल 1751, म्यांमार 1643 और भूटान 611 और अफगानिस्तान सबसे कम 106 किलोमीटर। कुछ राज्य आप भारत के राज्य याद रखना जो हैं कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। जैसे कि लद्दाख, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। भारत का ये यूटी है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान देशों के साथ अपनी जो है सीमा साझा करता है, ये भारतीय राज्य है, ठीक है। सिक्किम जो भारतीय राज्य है ये नेपाल, चाइना और भूटान 3 देशों के साथ, ये 3 देश वाले हैं। इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश, चाइना, म्यांमार और भूटान के साथ, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, प्रश्न पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की जो है, जैसे कि रेड क्लिफ रेखा, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, और इसको ये भी याद रखिएगा ये अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है, ठीक है। पूछा जाता है कि कौन सी सीमा रेखा जो बॉर्डर है इंटरनेशनल वो अध्यारोपित सीमा रेखा का उदाहरण है, तो वो है रेड क्लिफ, जो कि इंडिया और पाक के बीच में है। मैकमोहन भारत और चाइना के बीच में, डूरंट इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, ओके। त्रिपुरा स्टेट के बारे में याद रखना, ये तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यानी तीनों तरफ से ये बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ कौन कौन से भारतीय राज्य लगते हैं? 5 भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, ठीक है। इनके नाम याद रखिएगा, पूछे गए प्रश्न, बांग्लादेश से प्रश्न बहुत पूछा जाता है। म्यांमार से आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये तो था सामान्य परिचय से आए हुए प्रश्न। नेक्स्ट टॉपिक है भारत का भौतिक विभाजन, ठीक है। तो इससे देखते हैं कौन कौन से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं, भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। उत्तर में आपको पर्वतीय क्षेत्र मिलेगा, फिर ये मैदान मिलेगा आपको, विशाल मैदान, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार मिलेगा, तट और द्वीप, ठीक है। तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तट और द्वीप, ये भारत के 4 प्राकृतिक प्रदेश हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, उसके अनुसार जो भारतीय स्थलखंड है ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ठीक है। आपने सुना होगा एक अंगारा लैंड था, एक गोंडवाना लैंड था, ठीक है। तो भारत जो है, भारतीय स्थलखंड जो है ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। इसके अलावा और कौन कौन से गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं वो आप याद रखिएगा। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये सभी गोंडवाना लैंड भूखंड के पार्ट हैं, ओके। नेक्स्ट पाताल तोड़ कुएं, ये भारत के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, आपको ये स्टेटमेंट याद रखनी है। जो पाताल तोड़ कुएं हैं ये भारत के तराई रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ भू आकृतियाँ जो किस काल में बनी हैं, ये इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। डक्कन ट्रैप बहुत पूछा जाता है, क्रिटेशियस काल में बना है। पश्चिमी घाट सेनोजोइक काल के उत्तर नूतन में बना हुआ है, ठीक है। अरावली भारत का सबसे पुराना
पर्वत है ये, और इसको अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। ये प्री कैम्ब्रियन युग का है। ठीक है। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप ये आपके अत्यंत नूतन काल में बने हुए हैं। ओके। नेक्स्ट केरल के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है। केरल का जो कुट्टानाड है, ये जगह है केरल की, ठीक है, ये किस लिए फेमस है? तो इंडिया का न्यूनतम ऊंचाई वाला एरिया है ये। ठीक है। और इसको केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, चट्टानों का क्रम बहुत पूछा जाता है कि कौन सी चट्टान सबसे पहले बनी, फिर उसके बाद कौन सी बनी। ये आपको क्रम याद रखिएगा। सबसे पहली आर्कियन यानी सबसे पुरानी चट्टान है, फिर बनती है धारवाड़, ठीक है, फिर कुड़प्पा, फिर विंध्यन, फिर दक्कन ट्रैप, फिर गोंडवाना क्रम, और फिर टर्शरी क्रम। ये क्रम याद रखिएगा आप, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके। हिमालय की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हिमालय का से संबंधित है। हिमालय में जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, श्रृंखलाएँ हैं, उनका क्रम पूछा जाता है उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। ठीक है। तो उत्तर से हम बात करते हैं। सबसे उत्तर में मिलेगी आपको कराकोरम, फिर लद्दाख। लद्दाख का ही पूर्वी भाग जो बढ़ा हुआ भाग है उसको वो कैलाश है, कैलाश माँ। ठीक है। तो लद्दाख का ही पूर्वी पार्ट है कैलाश। तो कराकोरम, लद्दाख, फिर जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक। ये क्रम याद रखिएगा। ठीक है। हालांकि इसके बीच में महान हिमालय भी है, महान हिमालय या वृहद हिमालय इसको कहा जाता है। ठीक है। तो ये क्रम याद रखिएगा। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये ट्रांस हिमालय के पार्ट है, ट्रांस हिमालय। ठीक है। और महान हिमालय पीर पंजाल को लघु हिमालय भी कहते हैं। ठीक है। लघु हिमालय का पश्चिमी पार्ट जो पंजाब में है उसको पीर पंजाल कहा जाता है। और शिवालिक यानी कि बाह्य हिमालय। ठीक है। ये तीन हो गए। तो इनके क्रम आप याद रखिएगा। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन भी है नदियों के अनुसार। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि नदियों के अनुसार कहाँ कहाँ तक कौन कौन से हिमालय कहा जाता है। जैसे सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के बीच का जो भी हिमालय है उसको पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहते हैं। ठीक है। सतलज नदी से लेकर काली नदी के बीच का हिमालय कुमायूं हिमालय कहलाता है। काली नदी से लेकर तिस्ता नदी के बीच का हिमालय नेपाल हिमालय कहते हैं। और तिस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी का हिमालय असम हिमालय कहा जाता है। ठीक है। तो ये चार आपको वर्ड याद रखने हैं। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो हिमालयों जो ये पर्वत श्रेणियाँ हैं उनके बीच में कुछ फॉल्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है। तो उनको किस नाम से जाना जाता है? जैसे कि सचर जोन या हिंज जोन। ये आपको ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय इसके मध्य मिलेगा, यानी ट्रांस हिमालय को वृहद हिमालय से अलग करता है सचर जोन। ये आपको याद रखना है। ठीक है। MCT यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये वृहद हिमालय और शिवालिक मध्य हिमालय यानी कि लघु हिमालय के बीच में है। ठीक है। तो सचर जोन ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में। ठीक है। उत्तर से दक्षिण क्रम में आप याद रखिएगा। मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT ये वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में। ठीक है। इसी प्रकार मेन बाउंड्री फॉल्ट ये आपको मिलेगा मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में। ठीक है। तो ये फॉल्ट आप याद रखिएगा, पूछे जाते हैं प्रश्न इससे। हिमालय से संबंधित और भी पॉइंट है, जैसे कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ क्या हैं? सतत वाहिनी है, यानी हमेशा इनमें पानी रहता है, पानी कमी नहीं रहती। ठीक है। चाहे बरसात हो या ना हो, इनमें बरसात के समय बरसात से भी पानी मिलता है, लेकिन यहाँ पर ग्लेशियर्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर पानी निरंतर बहता रहता है नदियों में। ठीक है। तो ये सतत वाहिनी है। अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है, तो बिल्कुल सही है। ओके। हिमालय नहीं होता तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है? ये प्रश्न पूछा गया था। अगर हिमालय नहीं होता तो भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ता? ठीक है। तो ये कुछ कथन याद रखिएगा कि देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। अगर हिमालय ना होता तो भाई हिमालय इस तरीके से फैला हुआ है। ठीक है। और साइबेरिया से आने वाली जो भी शीत लहरें हैं, ठंड के समय शीत लहरें आती हैं, वो हिमालय से टकरा कर इधर नहीं आ पाती हैं। ठीक है। तो अगर ये हिमालय ना होता तो शीत लहरें भारत में आती, शीत लहरों का अनुभव किया जाता। ठीक है। सिंधु गंगा का मैदान में जो जलोढ़ मृदा है वो इतनी परिपक्व ना होती जो इस समय है। ठीक है। तो जलोढ़ मृदा कम होती भारत के मैदानी क्षेत्र में। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से अलग होता, बिल्कुल, क्योंकि मानसूनी हवाओं को ही ये हिमालय क्या करता है? रोकता है, यहाँ पर रोक लेता है और इन क्षेत्रों में वर्षा होती है। अगर हिमालय ना होता तो मानसूनी हवाएं सीधी निकल जाती और भारत में मानसूनी वर्षा ना के बराबर होती। ठीक है। तो ये इफेक्ट पड़ता भारत पर। ओके। देखो हिमालय क्रम की कुछ चट्टानें जो अभी जो हिमालयों की बात की मैंने, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, ये कब कब बनी है? ये काल याद रखिएगा, युग याद रखिएगा, कब कब ये बनी हुई हैं। जैसे ट्रांस हिमालय में अभी हमने बात की थी, काराकोरम है,
ठीक है, लद्दाख है और जास्कर, ये याद रखिएगा क्रम इनका उत्तर से दक्षिण है, और ये इन तीनों को ट्रांस हिमालय कहा जाता है। ये क्रिटेशियस से लेकर टर्शरी काल तक बनी है, ठीक है। वृहद हिमालय की बात करें तो ये ओलिगोसीन में बनी हुई है, ओलिगोसीन युग में। लघु हिमालय मायोसीन युग में, शिवालिक प्लायोसीन युग में। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था पर्वत शिखर क्रम पूछा गया था, पूर्व से पश्चिम क्रम इनका पूछा गया था, ठीक है। तो कंचनजंगा पूर्व में है, सिक्किम और नेपाल बॉर्डर पे। एवरेस्ट नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे। अन्नपूर्णा और धौलागिरी ये दोनों ही नेपाल में। तो ये इनका क्रम है पूर्व से पश्चिम की तरफ, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा अन्नपूर्णा और जो धौलागिरी हैं, इसमें अन्नपूर्णा पूर्व में है, धौलागिरी पश्चिम में है, और दोनों ही नेपाल में है, ठीक है। पीर पंजाल की बात करते हैं तो लघु हिमालय जो है इसको पश्चिम में यानी कि कश्मीर में इसको पीर पंजाल कहते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर और कुछ हिमाचल के एरिया में इसको पीर पंजाल कहा जाता है, ठीक है। इसका विस्तार है। तो लघु हिमालय का पश्चिमी भाग पीर पंजाल कहता है, और इसके आगे इसको जो है धौलागिर, फिर इसके आगे महाभारत, ठीक है, इन नामों से भी इसको जाना जाता है, ओके। हाँ ठीक, पीर पंजाल इसमें अटल टनल की अगर बात की जाती है जो मनाली से लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, ये पीर पंजाल श्रेणी में ही स्थित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कश्मीर घाटी से संबंधित बहुत पूछा जाता है, कश्मीर घाटी किसके बीच में पाई जाती है? तो वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में मिलेगी आपको कश्मीर घाटी। लघु हिमालय की जगह कभी कभी पीर पंजाल भी लिखा होता है, तो वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में आपको मिलेगी कश्मीर घाटी, ओके। करेवा भूआकृति के बारे में बहुत पूछा जाता है, ये कश्मीर हिमालय से संबंधित है। ये जो है केसर जिसको जाफरान कहते हैं, इसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है करेवा, ठीक है, करेवा मिट्टी, ओके। और ये आपको मिलती है कश्मीर हिमालय में। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं मतलब नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, ओके। और वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।